हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। आज की इस वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। ये जो है आपका तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोग आपको 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों को करवाए थे और 5 जो है आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करवाए थे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग फिर से 5 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं, यानी कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन जिसको हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, और आपके लिए 10 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं जिसको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। और फिर से ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आपको चाहिए जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी गेस प्रश्न आपको पूछा जाता है, वही प्रश्नों को लेके आए हैं। तो अगर आपकी सब्जेक्टिव की तैयारी कमजोर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो तैयारी है वो तो आपकी बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल हमको पता है, लेकिन सब्जेक्टिव का जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी नहीं है, इसलिए वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सुन लेंगे तो 100% गारंटी देता हूं आप वहां पर कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही चुन के जो है ये सारा प्रश्न आपके लिए लाया गया है। तो ध्यान से सुनिए। दल बदल से आप क्या समझते हैं? दल बदल कानून से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एंटी डिफेक्शन? चलिए एक एक का आंसर को फटाफट देखते हैं। देखिए, यदि कोई विधायक या सांसद अपने दल अथवा निर्दलीय मंच का परित्याग कर किसी अन्य दल में जा मिलता है या नया दल बना लेता है, ध्यान दीजिए, यदि कोई विधायक हो या सांसद हो, एमएलए हो या एमपी हो, वो अगर अपने दल को, अपने पार्टी को या फिर निर्दलीय मंच, यानी कि जो अगर वो अपना खुद का भी पार्टी है उसको छोड़ करके अगर किसी दूसरे दल में चला जाता है, जैसे कोई अगर कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जाता है या बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आता है, तो इसी को बोलेंगे दल बदल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। और कोई अगर नया दल भी बना लेता है, मान लेते हैं कांग्रेस को छोड़ के एक नया दल बना लिया, तो वो भी आपका दल बदल में ही आएगा। ठीक है, अथवा निर्दलीय स्थिति अपना लेता है या अपने दल की सदस्यता त्याग है ही बिना ही बुनियादी मामलों पर सदन में उसके विरुद्ध मतदान करता है, तो ये जो है दल बदल कहलाता है। तो दल बदल का मतलब समझ में गया, अपने पार्टी को छोड़ के या तो दूसरे पार्टी में जाना या एक नया पार्टी बनाना, या फिर अपने पार्टी में रह करके ही अपने पार्टी के विरोध में वोट करना। कहां पर? तो सदन के अंदर में मतदान करता है। तो अगर अपने पार्टी के अंदर में रह करके ही जो है, यानी कि त्यागे बिना, यानी कि छोड़ने के बिना वो फिर भी अपने पार्टी के विरुद्ध जो है वो वोट करता है, तो इसको भी हम लोग दल बदल के अंतर्गत रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए, ये सभी आपका गेस प्रश्न है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, चैटिंग आप लोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको क्या मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी कि भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को जो विशेष स्थिति दिया गया है, अभी तो वैसे खत्म हो गया है धारा 370, लेकिन आपका बुक में जो सिलेबस है उसी के अनुसार है कि भारतीय संविधान में जो जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति दिया गया है वो क्या है, वो धारा कौन सा है, क्या क्या विशेष उनको दिया गया है, क्या क्या अधिकार दिया गया है, उसी के बारे में आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका था, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। उनको विशेष दर्जा भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार, यानी कि धारा आर्टिकल 370 के अनुसार इस राज्य का अपना एक अलग संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य पर संशोधित रूप में लागू होते हैं। यानी कि भारतीय संविधान पर जब धारा 370 था, ठीक है, तो इनका जो है एक तो अपना संविधान था, इनका अपना झंडा था, अपना राष्ट्रगान था। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजों पर जो है भारत के साथ वो संबंध था, जैसे कि अगर उनको कभी भी सैनिक का मदद होता था तो भारत जो है उनका मदद करता था। ठीक है, कभी भी उनको अगर कोई आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी, कभी अगर पैसे वगैरह की जरूरत होती थी, तो आर्थिक रूप से मदद जो है वो भारत करता था जम्मू कश्मीर का। बाकी जम्मू कश्मीर का सारा चीज बिल्कुल अलग था, है ना, जो कि अभी खत्म हो चुका है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो यही आपको आंसर लिखना होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, योजना अवकाश का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय प्लान हॉलीडे? योजना, प्लान का मतलब होता है योजना, हॉलीडे का मतलब छुट्टी, है ना, तो योजना अवकाश का मतलब क्या होता है? देखते हैं इसको भी। तीसरा नंबर क्वेश्चन था आपका। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना के बारे में आप सबको पता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1951 से लेकर के 56 तक। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1956 से लेकर के 1961 तक, और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो 1961 से लेकर के 66 के बीच चली थी, है ना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद क्रम में व्यवधान पड़ गया, यानी कि इसके चलते जो एक वर्षीय योजनाएं बनी, जिन्होंने 1966 से 67, 1967 से 68 तथा 1968 से 69 की अवधि को लिया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली। 3 वर्षों की अवधि में
3 वार्षिक योजनाएं आई। इस वजह से पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम ही टूट गया। इसी को हम लोग योजना अवकाश का नाम दिया गया। यानी कि जैसे पहले क्या होता था, 1951 से 56 तक जो है लगातार योजना चला और पहली योजना पर कृषि पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था वहां पर पूरे तरीके से औद्योगिक उद्योग पर और परिवहन पर ध्यान दिया गया था, तो वो भी बहुत अच्छे से चला। ठीक है, तीसरा पंचवर्षीय योजना भी बहुत अच्छे से चला, 1961 से 66 ये बहुत अच्छे से चला। यानी कि 3 पंचवर्षीय योजना जो है लगातार अच्छा चला। ठीक है, लेकिन प्रश्न क्या था, योजना अवकाश। योजना अवकाश का मतलब जो योजना सही से नहीं चला। तो 1966 तक तो सही चला, लेकिन 1966 से 67 और 67 से 68 और 68 से 69 की जो अवधि है वो सही से नहीं चल पाया। ये जो है कहीं ना कहीं ये जो योजनाएं हैं वो नहीं चल पाया। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1969 से 74 तक चला। यानी कि मान लेते हैं जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है वो आपका खत्म हुआ 1966 में, है ना। 1966 में तीसरा पंचवर्षीय खत्म हुआ, तो जो चौथा पंचवर्षीय योजना था उसको शुरू कब होना था, 1966 में शुरू होना था, है कि नहीं। आप लोग बोले 66 में शुरू होना था, लेकिन वो 66 में शुरू नहीं हो पाया। उसी को हम लोग जो आपका वो शुरू हुआ 1900 कितना था आपका यहाँ पर 69, है ना, 1969। तो वो जो है 66 में शुरू ना होकर के वो शुरू हुआ 1969 में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं योजना अवकाश। यानी कि 66 में ये खत्म हो गया था तीसरे पंचवर्षीय योजना, और फिर ये दोबारा जो शुरू हुआ चौथी पंचवर्षीय योजना वो शुरू हुआ 1969 में। तो लगातार 3 साल का गैप रह गया। यही 3 साल का गैप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योजना अवकाश। तो योजना अवकाश का मतलब समझ में आ गया। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाया था 66 से लेकर 69 के बीच, जो कोई भी योजना नहीं चला था, कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चला था, उसी को हम लोग योजना अवकाश बोलते हैं। आपको अच्छे से समझाना, क्योंकि देखिए ये तो आपको पीडीएफ कहीं भी मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग ले भी चुके हैं हम लोगों के पास, कैसे मिलेगा वो बताएंगे। तो पीडीएफ लेना नहीं होता, क्वेश्चन को समझना होता है। अब योजना अवकाश क्या है उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप सही से नहीं बोल पाएंगे, है कि नहीं। तो देखिए आगे लिखा हुआ भी है, इस वजह से जो पंचवर्षीय योजना था उसका क्रम जो है टूट गया, है ना। जैसे चल रहा था 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 66 से 71 चलता, लेकिन वो क्या गया, टूट गया। और फिर डायरेक्ट जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो चला गया आपका 1969 में। ठीक है, चलिए, बहुत जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, गुट निरपेक्ष की नीति का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाई राइट द मतलब कि मीनिंग ऑफ नॉन एलिग्नमेंट। व्हाट डू यू मीन बाई गुट निरपेक्ष की नीति, नॉन अलाइनमेंट क्या होता है। वैसे गुट निरपेक्ष की नीति में क्या होता था आप सबको पता ही है ना, कि जो भी देश अमेरिका की ओर नहीं जाना चाहता था शीत युद्ध के दौरान, और जो भी देश सोवियत संघ की ओर नहीं जाना चाहता था, यानी कि दोनों में से अगर कोई किसी के पास नहीं जाएगा तो वही अपनाया था गुट निरपेक्ष की नीति, है ना। तो इसको अच्छे से देखिए गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया व अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के द्वारा दोनों महाशक्तियों यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के सैन्य गुटों में शामिल ना होकर युद्ध अथवा शीत युद्ध की निंदा करना तथा अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग में योगदान करना। आपको समझ में आ गया। यानी कि सिंपली, क्योंकि आप सबको पता है, अच्छे से आपको समझा देते हैं। जैसे शीत युद्ध कब शुरू हुआ था 1945 में, और खत्म कब हुआ था 1991 में। ठीक है, तो जब शीत युद्ध शुरू हुआ था तो पूरी दुनिया जो है वो 2 खेमों में, 2 पार्टी में बढ़ गई थी। सभी देशों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन था, या तो तुम अमेरिका के साथ जाके मिलो या सोवियत संघ के साथ। अकेले तुम नहीं रह सकते हो, अकेले तुम किसी हाल में नहीं रह पाओगे। ठीक है, लेकिन इंडिया, भारत और कुछ देश मिलकर के क्या किया, ना वो सोवियत संघ की तरफ गया ना वो अमेरिका की तरफ गया। यानी कि अगर आप अमेरिका की तरफ चले जाते तो आपको अमेरिका का साथ देना होता, अगर आप सोवियत संघ की तरफ चले जाते तो आपको सोवियत संघ का साथ देना होता। सोवियत संघ अगर गलत होता फिर भी आपको सही कहना होता, है कि नहीं। क्योंकि अगर हम किसी के साथ जाकर के मिलेंगे तो भाई तुम चाहे कितनों भी क्रिमिनल रहे फिर भी हमको उनको सही कहना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके साथ जाके मिले हैं। तो यही हाल भारत का होता। तो भारत ये नहीं चाहता था, भारत विश्व शांति चाहता था, सहयोग में कोई जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ऐसा कहना चाहता था। इसीलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। तो आपको डेफिनेशन को ऐसे ही लिखना है कि जो भी देश सोवियत संघ में या फिर अमेरिका में नहीं मिलना चाहता था उन्हीं के लिए जो है गुट निरपेक्षता की नीति, यानी कि वही जो है गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था, और यही इसका अर्थ होता है। और गुट निरपेक्षता की नीति में विश्व शांति को किसी का निंदा, जो भी गलत है उनका निंदा करना, इसी चीज को मेन उद्देश्य से रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले कोई भी अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, सिर्फ इस पीडीएफ की हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले तो नंबर आप देख लीजिए 7667532320। ठीक है, नंबर देख लीजिए 7667532320। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है पीडीएफ के लिए। चाहे आपको इस प्रकार का पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का, ठीक है, 7 बजे जो आपकी महामैराथन क्लास होगी
7 बजे, उसका भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इन सभी तरह का पीडीएफ जो है आपको सिर्फ 249 रुपये में, जो कि बहुत ही कम प्राइस आपके लिए रखा गया है, इतना प्राइस में आपको सारा पीडीएफ दिया जा रहा है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप आराम से या तो पेमेंट करके भी पीडीएफ ले सकते हैं स्क्रीनशॉट भेज के, या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और पीडीएफ को जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिए। यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था उसके पक्ष में भी और उसके विपक्ष में भी आपको तर्क देना है ना, वहां के बारे में आपको अच्छे से बताना है। देखिए, सरदार सरोवर व नर्मदा पर बांधों के बनने से गुजरात एवं मध्य प्रदेश को पानी एवं बिजली की सुविधाएं मिल सकेगी। ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर है। ठीक है, क्या कहा कि अगर ये सरदार सरोवर व नर्मदा अगर बन जाता है, वहां पर बांध वगैरह बन जाता है, तो इससे क्या होगा, गुजरात को और मध्य प्रदेश को जो है पानी और बिजली की सुविधाएं मिलेगी। चलो ये बात बहुत अच्छा है कि उनको भाई पानी और ये बिजली की सुविधा मिलेगी, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, ये क्या था, पक्ष था। यह बहुउद्देशीय योजनाएं जन कल्याण का लक्ष्य पूरा करेगी। किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिलेगा, लोगों को बिजली उपलब्ध हो सकेगी, क्योंकि बांध से सिंचाई भी हो सकेगा आराम से, और लोगों को बिजली भी वहां से मिल जाएगा, बांध से बिजली मिल जाएगा बांध बनाने से, है ना। और लेकिन ये सारा पक्ष था आपका। सबसे पहले क्या क्या था, गुजरात और मध्य प्रदेश को पानी बिजली मिलेगा, किसानों को भी पानी मिलेगा और बिजली की भी उपलब्धि हो सकेगी, ये फायदामंद चीज है। लेकिन इस योजनाओं के क्रियान्वयन से लोगों की जो जमीनें हैं वो ली जाएगी। जो लोग वहां पर कई सालों से, कई हजारों साल से रह रहे थे, उनको अपना भूमि को, अपना जमीन को छोड़ना पड़ेगा। उन लोगों की जो फसल होती थी वो बर्बाद हो जाएगी, वहां से उन लोगों को भागना पड़ेगा। वहां से जो बसे हुए लोग थे उनको वहां से विस्थापित होना पड़ेगा, वहां से उनको एक नई जगह, एक दूसरी जगह पे उनको जाना पड़ेगा। यह भी आशंका है कि बहुत ऊंचे बांध के अन्याय से टूट जाने से बहुत से भाग जलमग्न हो जाएंगे, और अगर बांध गलती से भी टूट जाता है तो बहुत, क्योंकि बांध टूटने से क्या होगा, पूरे तरीके से बाढ़ आ जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, तो ये सारा उनका नुकसान था। ठीक है, तो कोई भी बांध बनने से, वैसे कोई भी सिक्का का दो पहलू होता ही है, एक बुरा एक अच्छा, है ना। तो बांध बनने से फायदा तो आप लोगों ने देखा, लेकिन नुकसान भी जो है आप लोग देख लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सामूहिक आत्मनिर्भरता व दक्षिण सहयोग का क्या अर्थ है, बताइए। व्हाट इज द मीट बाय कलेक्टिव सेल्फ डिपेंडेंस एंड साउथ कोऑपरेशन। सामूहिक आत्मनिर्भरता व दक्षिण सहयोग का क्या मतलब है, इनको समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर जो क्वेश्चन था आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान दीजिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखिए। 1960 के बाद उत्तर दक्षिण संवाद चल पड़ा। 1960 के बाद जो है उत्तर दक्षिण संवाद चल पड़ा, लेकिन पाश्चात्य विकसित देशों के विरोधी रुख के कारण उसे सफलता ना मिल सकी। अतः 1980 के बाद विकासशील देशों ने यह अभियान चलाया कि वे परस्पर सहायता व सहयोग से अपना विकास करें। इसलिए 15 विकासशील देशों का गुट G15 बना, है ना, ग्रुप्स 15 यानी कि G15 बना, 15 विकासशील देशों का गुट बना। भारत ने इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई। ठीक है, आपको समझ में आ गया यहाँ पर कि विकसित देशों के विरोधी रुख के कारण, यानी कि विकसित देश के विरोध में, यानी कि समझिए आप कि विकसित देश जो अपना दबदबा चला रहा था, मनमर्जी चला रहा था, तो उसी के विरोध में जो है 1960 के बाद ही शुरू करना चाहता था G15, यानी कि एक प्रकार का ये संधि हुआ, इनको शुरू करना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन 1980 के बाद विकासशील देश मिलकर के जो है ये अभियान को चला सका, और फिर उन लोगों ने जो है 15 विकासशील देशों ने मिलकर के जो है G15 को बनाया। ठीक है, और इसमें भारत जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो सामूहिक आत्मनिर्भरता समझ में आ गया। अब आत्मनिर्भरता का सिंपली मतलब तो आप जानते ही हैं कि दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहना। तो भारत विकसित देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता था, है ना। कोई भी देश किसी पर क्यों निर्भर रहना चाहेगा, अगर हो सके तो वो अपने से कोशिश करेगा, तो भारत भी नहीं चाहता था। इसीलिए जितने भी विकासशील देश था, विकसित नहीं विकासशील, वो अपना एक अलग ग्रुप बनाया, और अलग ग्रुप बना करके जो है अपना क्या किया, बिल्कुल वो जो है ग्रुप 15 का निर्माण किया। टोटल 15 देश मिलकर के। ठीक है, नंबर यहाँ पर सही से टाइप कर दिए हैं, आप लोग बोल रहे थे तो देख लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई। यहाँ पर सिर्फ यूरोपीय संघ की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यूरोपीय संघ, व्हाई वाज यूरोपियन यूनियन फॉर्म, यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई, देखते हैं। देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ध्वस्त हो चुके यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए यूरोपीय देशों की एक दूसरे से सहयोग करने की नीति का परिणाम था। यानी कि यूरोपीय संघ की स्थापना सिर्फ इसीलिए की गई ताकि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश बर्बाद हो चुके थे, जो यूरोप के देश बर्बाद हो गए थे, उनकी फिर से अच्छी अवस्था में आने के लिए, उनका जो भी हानि नुकसान हुआ था, नुकसान की भरपाई करने के लिए, या फिर कहें जो भी क्षति हुआ था, उनको क्षतिपूर्ति के लिए इस यूरोपीय संघ की स्थापना की गई, ताकि इससे क्या हो, यानी कि यूरोपीय देश जो है वो एक दूसरे से सहयोग करने की नीति बनाए,
है ना, एक दूसरे से सहयोग करें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश यूरोपीय देश इस सत्य को जान चुके थे कि यदि वो एक दूसरे के सहयोग व समर्थन की नीति अपनाएं तो वे तेजी से विकास करेंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी यूरोपीय देश इस बात को जान गया था कि अगर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, तो जो हम लोगों का स्थिति जो आज खराब है वो जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। ठीक है, समर्थन की नीति अपनाएंगे तो वो तेजी से विकास कर सकेंगे। अतः यूरोपीय संघ यूरोप के पुनरुत्थान के लिए यूरोपीय देशों के पारस्परिक सहयोग की नीति का नतीजा था, और इसीलिए जो है यूरोप के देशों ने जो है यूरोपीय संघ की स्थापना किया। सिंपली आपको ये आंसर लिख देना है। अब देखिए अगला, नई विश्व व्यवस्था क्या है। व्हाट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था का मतलब क्या है। प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बार बार मैं बोलता हूं लेकिन आप लोग बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करने के साथ एक बार वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। कम स्टूडेंट जुड़े हैं, आप लोग को शेयर करके सभी को जोड़ना है, क्योंकि देखिए आपकी यहाँ पर सब्जेक्टिव की तैयारी हो रही है और आपको पता है सब्जेक्टिव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जेक्टिव में अगर आप सिर्फ सुन लेते हैं और 2-3 लाइन वहां पर शुरुआत का अगर सही से लिख देते हैं, उनके बाद आप कुछ भी लिख दीजिए एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी जो है वो कहीं से हो जाएगी, लेकिन सब्जेक्टिव की तैयारी जल्दी नहीं हो पाती है। इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम लोग भी जो है अपना जो भी है हम लोग पढ़ाएं। तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लास्ट में, शुरू में, या फिर अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नई विश्व व्यवस्था क्या है देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका था, नई विश्व व्यवस्था क्या है। देखिए नई विश्व व्यवस्था सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका जो है एकमात्र महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर और भी शक्तिशाली रूप में अवतरित हुआ, और धीरे धीरे विश्व व्यवस्था पर उसका वर्चस्व जो है वो स्थापित हो गया। ठीक है, यानी कि नई विश्व व्यवस्था सोवियत संघ के खत्म होने के बाद, ये खत्म कब हुआ था 1991 में, तो सोवियत संघ के खत्म होने के बाद अमेरिका जो है एकमात्र महाशक्ति के रूप में बच गया और उनका दबदबा जो है बिल्कुल बढ़ गया पूरी दुनिया में, है ना। शक्तिशाली के रूप में वो क्या हुआ, अवतरित हुआ, और धीरे धीरे जो है विश्व व्यवस्था पर उसका वर्चस्व जो है बहुत ही ज्यादा हो गया। उनका वर्चस्व, उनका दादागिरी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, 1991 के सोवियत संघ के पतन के बाद बढ़ता हुआ अमेरिकी वर्चस्व जिस व्यवस्था की पुष्टि करता है उसे ही नई विश्व व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो उनका वर्चस्व बढ़ा और इनकी जो व्यवस्था है, उनका वर्चस्व की जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था की ये पुष्टि करता है, बढ़ता हुआ जो अमेरिकी वर्चस्व है, ये जिस व्यवस्था की, जिस सिस्टम की पुष्टि करता है उसे ही हम लोग नई विश्व व्यवस्था कहते हैं। सिंपली कहने का मतलब है कि जो ये मनमानी करता है अमेरिका, तो इसी सिस्टम को, इसी मनमानी का सिस्टम को हम लोग नई विश्व व्यवस्था कहते हैं। तो सिंपली आपको आंसर लिख देना है कि 1991 के बाद सोवियत संघ जो है खत्म हो गया और उनके बाद अमेरिका का दबदबा बढ़ गया, और यही दबदबा के कारण जो उनका दबदबा है, जो उनका मनमानी है, दादागिरी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नई विश्व व्यवस्था बोलते हैं। इसी व्यवस्था को, इसी सिस्टम को नई विश्व व्यवस्था बोलते हैं। अपने भाषा में आपको आंसर देना है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है विद्यार्थी अपने शब्दों में आंसर दे, है ना। अगला प्रश्न, अमेरिकी वर्चस्व की सैन्य शक्ति के रूप में व्याख्या कीजिए। अमेरिकी वर्चस्व की सैन्य शक्ति के रूप में आपको व्याख्या करने के लिए कह रहा है। सिंपली कहने का मतलब है अमेरिकी वर्चस्व तो अभी हमने पढ़ा, अब इसका जो सैन्य शक्ति है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है ना। 1991 का सोवियत संघ खत्म हो गया, तो आज एक मात्र महाशक्ति अमेरिका है। उसके पास विशाल थल सेना भी है, जल सेना भी उनके पास बहुत बड़ा है, वायुसेना भी बहुत बड़ा है, और हर प्रकार के परमाणु और परंपरागत हथियार जो है अमेरिका के पास है। समझ गए, थल सेना, जल सेना, वायुसेना और हर प्रकार के परमाणु उनके पास अभी है, परंपरागत हथियार है। विश्व के सभी देशों पर उसका वर्चस्व स्थापित हो गया, लगभग सभी देशों पर। ठीक है, जैसे चाइना को, उत्तर कोरिया को छोड़ दे तो लगभग, और रूस वगैरह को छोड़ दे तो लगभग सभी देशों पर, दुनिया के सभी देशों पर जो है अमेरिका का वर्चस्व भी है। अफगानिस्तान व इराक पर आक्रमण करके वहां अपने विरोधियों तालिबान एवं सद्दाम हुसैन का शासन मिटा देना इसी अद्वितीय सैन्य शक्ति के कारण हुआ, है ना। वैसे तालिबान को तो ये नहीं खत्म कर पाया, क्योंकि आप सबको पता ही है तालिबान जो है वो अभी अफगानिस्तान को कब्जा कर चुका है। आपका सिलेबस थोड़ा सा पीछे है, इसलिए यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। फिलहाल जैसे सिलेबस हम लोगों को वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान और इराक पर आक्रमण करके जो है वो अपने विरोधियों तालिबान को और सद्दाम हुसैन का जो शासन है उनको मिटा देना, यही इनकी सैन्य शक्ति का कारण हुआ। यानी कि इनका जो सैन्य शक्ति है इसी के कारण ये संभव हुआ। ठीक है, तो उनका जो सैनिक की महाशक्ति है वो आपको समझ में आ गया। थल सेना, जल सेना, वायुसेना सभी इनके पास बहुत ही मजबूत है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। यानी कि टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूशन, प्रौद्योगिकी इसका क्या योगदान है ग्लोबलाइजेशन में, यानी कि वैश्वीकरण में। ठीक है, वैश्वीकरण से क्या हो गया,
पूरी दुनिया जो है वो एक हो गया है ना। यानी कि वैश्वीकरण से, आज वैश्वीकरण के कारण ही हम लोग एक दूसरे देश से बात कर पाते हैं, एक दूसरे देश में तुरंत जा पाते हैं, कोई सामान को पूरी दुनिया में कहीं भी रहे उनको मंगा पाते हैं। ये किसके कारण संभव हो पाया है? वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, कभी कभी अगर आपको एग्जाम में आंसर नहीं आए ना, तो वहां पर आप जो भी आता है, जैसे अब हमको वैश्वीकरण से रिलेटेड ये दो तीन बात आपको बोले ना, यही सब अगर आप लिख दीजिएगा तो 100% आपको नंबर मिल जाएगा। इसलिए सब्जेक्टिव का टेंशन आप लोग बहुत लेते हैं, जो कि नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लाइन ऐसा लिखा हुआ, तो ये लाइन हूबहू थोड़ी ना लिखना है, क्यों लिखेंगे? इतना टाइम किसके पास है? इतना याद करने का वक्त नहीं है। आपको करना क्या है, अभी आप पढ़ लीजिए, पीडीएफ आप ले लीजिए, वहां भी आप पढ़ लीजिए। लेकिन पीडीएफ बहुत सारे लोग नहीं लिए हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग नहीं लिए हैं, पता नहीं क्या बात है। बहुत सारे लोग लिए भी हैं और कुछ कुछ लोग दोबारा फिर पेमेंट कर रहे हैं। दोबारा पेमेंट किसी को नहीं करना है, जो पहले कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार वापस भी नहीं किया जाता। आप इतना वापस कैसे करेंगे? बहुत दिक्कत हो जाती है और आप लोग भी परेशान हो जाते हैं कि सर वापस करेगा कि नहीं। तो दोबारा पेमेंट नहीं करना है, जो कर दिए उसको नहीं करना है। बाकी जो ले लिए हैं तो वो अच्छी बात है, जो नहीं लिए हैं वो ले लेंगे। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो पीडीएफ से क्या है, सिंपली आपकी जो एक तरीके से हम आपको बता सकते हैं कि अगर आप पीडीएफ ले लेते हैं और रीडिंग मारते हैं, तो रीडिंग मारने से क्या होगा कि आपके दिमाग में भले ही वो क्वेश्चन याद ना हो, लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जब बैठ जाएगा तो उस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप 2 3 4 5 लाइन आराम से लिख लीजिएगा, है कि नहीं? ये बात आपको पता है। तो वही चीज है कि प्लीज आपको याद नहीं करना है, बस आपको पॉइंट को याद रखना है। जैसे ही आप याद रखिएगा, 1 2 पॉइंट को याद रखिएगा, तो वहां पर फिर जब लिखने के लिए स्टार्ट कीजिएगा, जब आपका गाड़ी स्टार्ट होगा, तो फिर आप पूरा मंजिल को पार करके ही मानिएगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग भी एग्जाम दिए हैं, हमारे जो दोस्त लोग हैं वो भी एग्जाम दिया है, स्टूडेंट लोग पिछले साल के हैं वो भी एग्जाम दिए थे। ऐसे ही बोल रहा, सबको हम ऐसे ही बताते हैं। और इसी से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जो डर है वो आपका खत्म होगा, है कि नहीं? चलिए, तो अगला प्रश्न क्या था, प्रश्न को भूल लिए मत। प्रश्न आपका था 10th नंबर, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? ठीक है, देख लीजिए, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, प्रौद्योगिकी ने उत्पादन, यातायात, संचार के साधनों में ऐसी वृद्धि की है कि सारी दुनिया जो है वो एक गांव में तब्दील हो गई है, यानी कि बदल गई है। तो प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है वैश्वीकरण में। ठीक है, यानी कि प्रौद्योगिकी की वजह से उत्पादन में, यातायात बहुत तेजी से होने लगा, संचार बहुत तेजी से होने लगा। ठीक है, और उत्पादन बहुत तेजी से होने लगा, इन सभी चीजों में वृद्धि हुआ। इसके कारण क्या हो गया, दुनिया जो है वो एक गांव के जैसा हो गया। कहने का मतलब, जैसे एक गांव में हम लोग तुरंत कहीं जाते हैं कुछ लेके आ जाते हैं, उस गांव में जाते हैं तुरंत लेके आते हैं, उस घर में जाते हैं लेके आते हैं, तो वैसे ही पूरा दुनिया हो गया। अगर हमको कोई चीज चाहिए तो ऐसे अमेरिका में जाना, अमेरिका में जाने में लगेगा 1 दिन, एरोप्लेन अब हो गया, अब कुछ घंटा ही लगता है ना, 16 घंटा 15 घंटा में पहुंचा देता है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि वैश्वीकरण के कारण ही हो पाया। अगर ये संचार नहीं होता, है ना, अगर प्रौद्योगिकी के कारण संचार नहीं होता, तो आज हम लोग वैश्वीकरण नहीं हो पाता, दुनिया एक नहीं हो पाती। तो गांव के जैसा जो है पूरा दुनिया भी बदल गया है। लोगों, वस्तुओं तथा पूंजी का सारी दुनिया में प्रवाह हो रहा है। राज्यों के बीच अंत क्रिया व अंत निर्भरता तेजी से बढ़ गई। ठीक है, यानी कि लोगों के बीच वस्तुओं तथा पूंजी की जो है सारी दुनिया में भी बहुत ज्यादा प्रवाह हो रहा है। एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, पैसा जाता है, हर चीज हो रहा है। अभी ये किसके कारण संभव हो पाया? वैश्वीकरण में, प्रौद्योगिकी के कारण। ठीक है, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन 10 करा दिए। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न। ध्यान रखिएगा, ये सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सिर्फ मेरी बातों को सुनिए। प्लीज चैटिंग वगैरह आप लोग मत कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए, हरित क्रांति क्या थी, इसके 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों को आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले हरित क्रांति क्या है, इसका 2 सकारात्मक और नकारात्मक कारण को आपको बताना है। चलिए सर देखते हैं। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका था, हरित क्रांति जो है वो सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति थी। ठीक है, सरकार के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा है उनको सुनिश्चित करने के लिए ये कृषि की एक नई रणनीति थी, हरित क्रांति। ठीक है, इसके तहत, यानी कि हरित क्रांति के तहत मुख्य रूप से चावल व गेहूं जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में बड़े पैमाने पर वृद्धि करने हेतु उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। तो हरित क्रांति जो है वो मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया कि जो गेहूं और जो भी चावल वगैरह है, इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर हो, इनका उत्पादन में वृद्धि हो। और जो हम लोग बीज लगाते हैं, ठीक है, जो गेहूं का बीज जो लगाते हैं, गेहूं उपजने के लिए, चावल का जो हम लोग बीज लगाते हैं, चावल उपजने के लिए, तो और जो भी खाद वगैरह का प्रयोग करते हैं, जो भी कीटनाशक, कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए दवाई का प्रयोग करते हैं, और सिंचाई सुविधा, इन सारी चीज जो है वो बिल्कुल सही दाम पर, सही समय पर, सही दाम पर उपलब्ध हो जाए, इसी पर बल दिया हरित क्रांति। समझ में आ गया आपको? आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ रहे होंगे। अब इनके 2 सकारात्मक परिमाण क्या है देखते हैं। देखिए,
हरित क्रांति के दो सकारात्मक, पहला सकारात्मक परिणाम है हरित क्रांति से बड़े भूस्वामियों और धनी किसानों को ज्यादातर गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई, है ना। जो भी बड़े भूस्वामी थे, यानी कि जो भी जमीन, बहुत बड़े जमींदार थे, जो भी बड़े मतलब कि अमीर किसान थे, उनका जो गेहूं है वो बहुत ज्यादा उनमें वृद्धि हुआ, बहुत तेजी से वृद्धि हुआ, ठीक है। इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तीव्र हुआ। यानी कि जब गेहूं वृद्धि हुआ तो गेहूं जो है अब एक जगह से दूसरे जगह आने लगा, तो इससे लोगों के बीच क्या हुआ, तालमेल बढ़ा, वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच जो है ध्रुवीकरण तीव्र से हुआ। यानी कि ध्रुवीकरण, पहले एक जगह के ही लोग खाते थे, एक ही जगह सस्ता था, अब ये जो सस्ता है वो पूरी दुनिया में फैल गया, है ना। अब दो नकारात्मक परिणाम क्या है, तो सबसे पहला नकारात्मक परिणाम देख लीजिए, नौ धनाढ्य वर्गों ने गरीब और भूमिहीन किसानों का शोषण व दमन किया, जिससे नक्सलवाद का जन्म हुआ, ठीक है। कृषि के मशीनीकरण से रोजगार के अवसरों में कमी हुई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी और शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति का, क्योंकि हरित क्रांति हुआ था कि भाई गेहूं और चावल को उपजाऊ हो, अब गेहूं और चावल को उपजाऊ के लिए मशीन वगैरह का प्रयोग किया जाने लगा। अब जब मशीन का प्रयोग किया जाने लगा तो लोग जो रोजगार, जो अपने से हाथ से धान काटते थे, हाथ से गेहूं को काटते थे, हाथ से बोते थे, अब तो मशीन के कारण वो संभव हो गया, आसान हो गया, तो अब लोग को मजदूरी में कौन रखेगा। तो इससे क्या हो गया कि रोजगार का जो अवसर है वो और ज्यादा कम हो गया, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जो है वो बहुत बढ़ गया और शहरीकरण की प्रक्रिया जो है वो तेज हुई, ठीक है। और गरीब और भूमिहीन जो किसान थे उनका इससे शोषण होने लगा। धनी और बड़े जमींदार को और धनी किसानों को तो फायदा हुआ, लेकिन जो गरीब किसान थे, भूमिहीन किसान थे, उनको नुकसान हुआ। तो दो नकारात्मक परिणाम आपको समझ में आ गया, दो आपको सकारात्मक परिणाम समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्षेत्रीय दलों के उदय के कारणों पर प्रकाश डालें। क्षेत्रीय दल के उदय के क्या कारण है, इन पर आपको प्रकाश डालना है, यानी कि उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। क्षेत्रीय दल के बारे में सिंपली आप समझिएगा, आसानी से, बहुत आसान है, ध्यान से आप सिर्फ देखते जाइए, सुनते जाइए, आपको सारा 100% याद आ रहा होगा, ठीक है। मजा आ रहा है आप लोगों को, शांति से अच्छे से पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, 7 बजे आपकी शानदार क्लास है, उस क्लास में भी जुड़ना है। क्षेत्रीय दलों के उदय के पीछे कुछ विशेष कारण है ना। क्षेत्रीय दलों के क्या कारण है, तो कुछ विशेष कारण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। जैसे आपका सबसे पहला है, नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, इससे भी क्षेत्रीय दल का उदय हुआ, क्योंकि अगर नेहरू का शायद मृत्यु, अगर मतलब कि मानते हैं नहीं होता, तो हो सकता है कांग्रेस और ज्यादा दिन तक अच्छे से चलता है ना। तो क्षेत्रीय दलों का एक बहुत बड़ा कारण है कि नेहरू की मृत्यु हो गई और कांग्रेस के जो नेतृत्व कर रहा था नेहरू जी, उनका पतन हो गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो कमजोर हो गई। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, है कि नहीं, तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद दगबगाने लगा, बड़े बड़े नेता जो है वो पार्टी को छोड़ दिए, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री को दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया, तो पार्टी जो है वो कमजोर हो गई। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद 1964 में नेहरू जी का मृत्यु हुआ और जस्ट 3 साल के बाद कांग्रेस पार्टी का बंटवारा हो गया इंदिरा गांधी के कारण, क्योंकि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई और जो पार्टी के बड़े बड़े नेता थे वो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहती थी, या फिर वो चाहता था कि इंदिरा गांधी जो है उनके इशारे पर नाचे, लेकिन इंदिरा गांधी तो ऐसी थी नहीं। तो क्या हुआ कि 1967 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया और 2 भागों में कांग्रेस का बंटवारा हुआ। एक हुआ कांग्रेस का नाम रखा गया आर, एक रखा गया कांग्रेस ओ, ठीक है। और इंदिरा गांधी जो है वो कांग्रेस आर की रह गई और सिंडिकेट जो है वो कांग्रेस ओ का रह गया। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो 2 भागों में विभाजित हो गया, बंटवारा हो गया, तो कांग्रेस आर हो गया इंदिरा गांधी का और कांग्रेस ओ हो गया सिंडिकेट का, ठीक है। तो अब देख लीजिए थोड़ा कारण। सबसे पहला कारण बताया कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस का नेतृत्व का पतन हो गया। दूसरा, क्षेत्रीय असंतुलन की वजह से कुछ क्षेत्र बहुत विकसित एवं संपन्न है तो कुछ बहुत पिछड़े रह गए, है ना। क्षेत्रीय असंतुलन की वजह से, जैसे मान लेते हैं तमिलनाडु इधर की तरफ जो है बहुत सारा क्षेत्र ऐसा था कि बहुत विकसित ही नहीं हो पाया और कुछ कुछ क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा विकसित हो गया। अब जो विकसित हो गया वो तो तारीफ करेगा, लेकिन जो पिछड़ा हुआ रह गया वो तो भाई अपना क्षेत्रीय दल बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना। तो इससे भी जो है क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं ऊपर उठ गया, क्षेत्रीय दल, ठीक है। तीसरा है क्षेत्रवाद का सांप्रदायिक जातिवाद व नक्सलवाद से समागम, ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है पंजाब का संकट तथा 1984 के सिख विरोधी दंगे, यानी कि जब पंजाब का संकट हुआ था 1984 की, क्योंकि इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो खास करके हिंदुओं ने जो है सिख को बहुत ज्यादा मारने लगा था, बहुत ज्यादा हत्या, उन लोगों का हिंसा फैल गई थी एक तरीके से, है ना। दिल्ली में एकदम खुलेआम कत्लेआम हो रहा था। तो इससे क्या हो गया कि जो पंजाबी लोग हैं वो कांग्रेस से खफा हो गया और वो लोग भी क्षेत्रीय दल पर ध्यान दे दिया, ठीक है। कश्मीर की स्थिति, इससे भी जो है क्षेत्रीय दल की उत्पन्न हुआ क्षेत्रीय दल की। उसके बाद उत्तर पूर्व में चुनौतियों व प्रतिक्रियाएं,
यानी कि उत्तर और पूर्व में जो चुनौतियां था और जो प्रतिक्रियाएं था, इसके कारण भी जो क्षेत्रीय दल है वो कहीं ना कहीं उदय हुआ। ठीक है, तो क्षेत्रीय दल के उदय के कारणों पर प्रकाश डालें, आपको जो है समझ में आ गया होगा। क्षेत्रीय दल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ये आपको अच्छे से कहानी के जैसा याद रखना, तभी आपको फायदा करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें का वर्णन करें। हम आपको ये पहले भी पढ़ा चुके हैं। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें एक बार देख लेते हैं। देखिए, मंडल आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा कि यद्यपि भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 52% है। मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश में अपनी जो एक रिपोर्ट लाया था, उस रिपोर्ट में कहा कि भारत में जो है अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या जो है देश की कुल जनसंख्या के कितना है, 52% है ना। यानी कि सिर्फ पिछड़े वर्ग की जो जनसंख्या वो कितना है, 52%। लेकिन चूंकि सर्वोच्च न्यायालय अपने अनेक निर्णयों में यह व्यवस्था दे चुका है कि आरक्षित स्थानों की संख्या कुल स्थानों की संख्या के आधे से अधिक नहीं हो सकती, अतः इन जातियों को 27% आरक्षण दिया जाए। नेहरू की सरकार ने 1951 की जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर अनुसूचित जातियों को 15% तथा अनुसूचित जनजातियों को 7.5% स्थानों का आरक्षण दिया था। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने जो है इस सिफारिश को लागू कर दिया तथा सर्वोच्च न्यायालय ने इसे वैध ठहराया, यानी कि इसे क्या कहा, गलत कहा। तो मंडल आयोग चाहता था कि क्योंकि भाई जो पिछड़े वर्ग की जो जनसंख्या है, अन्य पिछड़े वर्गों की जो जनसंख्या है वो देश में 52% है। ठीक है, तो ये क्या चाहता था मंडल आयोग, वो चाहता था कि उनको जो है कम से कम 27% आरक्षण दिया जाए हर जगह में, चाहे इलेक्शन हो, नौकरी वगैरह हो, हर जगह में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1951 में जब जनसंख्या रिपोर्ट बना तो वहां पर अनुसूचित जातियों को 15% का ये मिला, आरक्षण मिला, और अनुसूचित जनजातियों को 7.5% का। ठीक है, और 1990 में सरकार ने जो है इस सिफारिश को लागू किया, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था, इसको खत्म कर दिया। तो मंडल आयोग के बारे में आपको समझ में आ गया कि मंडल आयोग का मुख्य सिफारिश सिर्फ यही था कि अन्य जो जनजाति था, जो 52% जनजाति था, पिछड़ा वर्ग था, उनको 27% आरक्षण दिया जाए, लेकिन उनको नहीं मिल पाया। ठीक है, अब अगला है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पर टिप्पणी लिखिए। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, इनको थोड़ा सा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। ठीक है, देखिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म अगस्त 1990 में इराक के कुवैत पर भीषण हमला कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप सबको हमने पहले भी ये कहानी को पढ़ा रखा है कि इराक जो है वो कुवैत पर हमला करने के बाद वहां पर बिना मतलब का कब्जा कर लिया। अब उनको बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ उनको कह रहा है, यूएनओ कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है कि भाई इराक तुम जो है कुवैत से हट जाओ, तुम हट जाओ, लेकिन इराक भला कहाँ माने। जब इराक नहीं माना तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या किया, बोल दिया सबको कि जाओ, जिसको जाना है हमला करो, जितना एकदम करना है, हटाओ इराक को वहां से, कुवैत से। तो जब ऐसा बोला, क्योंकि कुवैत पर बिना मतलब का कब्जा करके रखा था वो, ठीक है, तो इराक को जो है बल प्रयोग के द्वारा, सैनिक बल के द्वारा वहां से खंगाल करके हटा दिया। ठीक है, तो यही है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर भीषण हमला कर दिया और अंततः उस पर कब्जा भी जमा लिया। ठीक है, इराक ने जो है कुवैत पर कब्जा भी कर लिया। जब इराक को समझाने बुझाने के सारे राजनीतिक प्रयास असफल रहे, यानी कि उनको समझाया, अच्छे से बोला, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। अंततः अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग के निर्णय को स्वीकार किया और अंततः में उनको फैसला लेना पड़ा कि भाई कुवैत को तो अब वहां से मतलब कि छुटकारा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध जो है मोर्चा खोला, उसे परास्त कर दिया। समझ रहे हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने ऑर्डर दिया कि जाओ अभी वहां से इराक को हटा दो। तो टोटल 34 देश का जो सैनिक है वो लगभग आया, कितना, 34 देश, कितना 34, कितना टोटल सैनिक, 6,60,000। और ध्यान रखिए ये 6,60,000 जो सैनिक था, इसमें 75% जो सैनिक है वो सिर्फ अमेरिका से था। समझ रहे हैं अमेरिका को कितना दुश्मनी है सबसे, तो क्योंकि वो दबदबा मतलब हमेशा दादागिरी करते रहता था वो। ठीक है, तो बताइए 6,60,000 में 34 देश है और 34 देश में 75% जो है वो सिर्फ अमेरिका का है। समझ रहे हैं, चलिए, तो 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे हरा दिया इराक को। और संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में इसी सैन्य अभियान का नाम यानी कि जो सैन्य अभियान चलाया गया इराक के विरुद्ध कुवैत को मुक्त कराने के लिए, इसी का नाम रखा गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या रखा गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इस अभियान में अमेरिका की काफी प्रबल भागीदारी रही, क्योंकि अमेरिका का 75% सैनिक था। ठीक है, इसे एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान भी माना जाता है। और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को एक हद तक क्या माना जाता है, अमेरिकी सैन्य अभियान। तो अगर आपको पूछ दे कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का दूसरा नाम क्या है, तो अमेरिकी सैन्य अभियान आपको देना है। ठीक है, और ये 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया था और इराक को हटाने के लिए इसको शुरू किया गया, उसी को बोला जाता है। अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका है, वैश्वीकरण क्या है,
इसकी आलोचनाएं किन आधारों पर हुई है। वैश्वीकरण तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए वैश्वीकरण क्या है और इसकी आलोचनाएं जो है वो किन आधार पर हुई है। ठीक है, देखिए वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व के राष्ट्रों के बीच बढ़ती हुई निकटता व परस्पर निर्भरता, यानी कि जो विश्व के जो देश थे उनके बीच जो निकटता है और परस्पर जो निर्भरता है वो मतलब कि एक तरीके से बढ़े, ये है वैश्वीकरण का मतलब, है ना। सिंपली कहने का मतलब है कि अगर हम लोग अगर पूरी दुनिया अगर एक हो जाती है तो अब कोई किसी पर युद्ध नहीं करेगा, तालमेल बिजनेस सब सारा सही हो जाएगा। अब चार भाई है, अगर चार भाई जब मिल के रहता है तो कितना अच्छा होता है ना, खाना लेके आता है, सब कोई खाता है। अगर आज ये कमाने के लिए नहीं गया तो कोई बात नहीं, तीनों भाई गया है, वो ला लेके आ जाता है, तो मिलजुल के रहना। तो वैश्वीकरण का मतलब ही यही है कि राष्ट्रों के बीच जो निकटता है, जो दूरी मतलब की दूरी है वो कम होना और परस्पर निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भर होना। और जब एक दूसरे पर निर्भर होगा तो कभी भी किसी के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि हम अगर आप पर निर्भर रहेंगे तो आपको कभी भी गाली, आपको कभी भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम आप पर निर्भर हैं। अगर हम आपको गाली देंगे तो आप हमको कल भगा दीजिएगा, है कि नहीं। तो यही है निर्भरता। तो वैश्वीकरण के कारण ये हो रहा था कि निर्भरता हो रहा था, निकटता हो रहा था। यही वजह है कि दूरियां मिट रही है तथा नया प्रौद्योगिकी व संचार के साधनों ने दुनिया के लोगों को जोड़ दिया है। यह एक बहुआयामी अवधारणा है जिसे आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दशाओं में देखा जा सकता है। अब वैश्वीकरण की आलोचना के आधार क्या क्या है, तो सबसे पहला है आर्थिक आधार पर इसकी आलोचना इस प्रकार की गई है कि इसे कॉरपोरेट सेक्टर की ही लाभ पहुंचा है, गरीबों के हितों से इसका कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि वैश्वीकरण का जो आलोचना करता है, जो उनका विरोध करता है, उनका कहना है कि इनसे सिर्फ जो अरबपति है, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं को फायदा होता है, हम जैसे गरीबों को जो है इनका कोई फायदा नहीं होता है। वैश्वीकरण ने अंधाधुंध औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है। और ये जो वैश्वीकरण है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण जो उत्पादन है वो तेजी से बढ़ा, मशीन का ज्यादा विकास हुआ, संचार बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा, है ना। तो इससे क्या हो गया कि जो पर्यावरण है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, औद्योगिकरण को बढ़ावा जो दिया तो इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा है इसने सांस्कृतिक सामंजस्य के बजाय एकाधिकारी सांस्कृतिकवाद को बढ़ावा दिया, है ना। सांस्कृतिक सामंजस्य के बजाय जो एकाधिकारी सांस्कृतिकवाद है उनको ये बढ़ावा दिया। उसके बाद चौथा कारण आप देख लीजिए, वैश्वीकरण की एक आलोचना इस आधार पर की गई है कि इसने ऐसी नीतियों का समर्थन किया है जिससे समाज के सबसे गरीब तबके को बहुत हानि हुई है। जैसे मशीन वगैरह का विकास किया गया है। अब अगर मशीन वगैरह का विकास किया जाएगा तो जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनकी तो जो रोजगार है वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, तो गरीब लोगों को, गरीब तबके को बहुत हानि हुई है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में विकासशील देशों में निजीकरण के चलते शिक्षा व स्वास्थ्य पर सरकारी खर्चे में कटौती हुई है और जरूरतमंद इन सेवाओं से वंचित होते जा रहे हैं, यानी कि इनकी सेवाओं से जो है कहीं ना कहीं वो दूर होते जा रहे हैं। तो ये सभी कारण है जो कि वैश्वीकरण का आलोचना करने वालों का है कहना है। ठीक है, और वैश्वीकरण का मतलब आपको समझ में आ गया कि देशों के बीच जो दूरी है वो कम हो रही है और देश जो है वो एक दूसरे पर निर्भर हो रहा है। इसी को बोलते हैं वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है 10 लघु उत्तरीय प्रश्न करवाए। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 5 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाए। ये आपका तीसरा वीडियो था, इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। उन दोनों को नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप इस प्रकार की पीडीएफ को लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो आप सिंपली इस नंबर पर कांटेक्ट करें 7667532320। बहुत ही कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है, सिर्फ 249 रुपए में, जिसमें आपको एक मॉडल पेपर का सिर्फ दाम पड़ता है। लेकिन इतना प्राइस में आपको जो है सभी सब्जेक्ट का सभी पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्पेशल टाइप ऑफ गेस्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, और जो हम लोग 7 बजे अभी करेंगे महामैराथन वाला पीडीएफ, वो भी आपको उसमें ही मिलेगा। जी हाँ, और जो पहले ले चुके हैं वो पेमेंट नहीं करना है, नहीं तो फिर इससे दिक्कत हो जाता है हम लोगों को बार बार वापस करने में। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको गूगल पर भी जाके, क्रोम ब्राउज़र पर जाके तनु क्लासेस सर्च करके वेबसाइट में भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच।